कर्नल साहब जय हिंद। आपके अधिकांश वीडियो में हम देश की सभी बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए 5 सूत्रों की बातें सुनते हैं। क्या आप अपने इन 5 सूत्रों के बारे में देशवासियों को और मुझे बताएंगे? जय हिंद देशवासियों और जय हिंद भारत माता। हमारे नेता देश के मालिक हैं और हमारे भाग्य विधाता भी, किंतु दुर्भाग्य से हमारे नेता एक ऐसे खास वर्ग के लोग हैं जिन्हें बिना किसी आवश्यक योग्यता, चरित्र और जिम्मेवारी के अनंत फायदे मिले थे। इनके फायदों की कोई गिनती आप कर नहीं सकते। जब बिना किसी जिम्मेवारी, आवश्यक योग्यता और चरित्र के जब अनंत फायदे मिलने लगे तो उसका परिणाम ये हुआ कि अधिकांश रूप से लोभी, लालची, चोर, बेईमान, लुटेरे, निकम्मे और देशद्रोही लोग राजनीति में भटके चले गए। इनको देश, समाज सेवा और व्यक्तियों की समस्याओं को हल करने से कोई मतलब नहीं होता है। इनका सारा ध्यान, सारा समय कुर्सी पाने और कुर्सी बचाने में लगा रहता है। ये कुर्सी पाने और बचाने के लिए लोगों को आपस में एक दूसरे के विरुद्ध भड़काने, एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाने, देश समाज को तोड़ने, बांटने, देश के दुश्मनों के साथ मिलकर अपने ही देश के विरुद्ध गहरा गहरा षड्यंत्र रचने, जो अपनी आर्मी विश्व की श्रेष्ठतम आर्मी है उसको भी अपने निजी स्वार्थ के लिए विवादों में घसीटने, एक पर एक भयंकर से भयंकर झूठ बोलने और अपनी ही बातों से पलटने में लगे रहते हैं। इनके आचरणों को अगर आप संसद और विधानसभाओं में देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये देश और समाज के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए कितने खतरनाक मंसूबे पाल रखे हैं। अगर इन पे समय रहते काबू नहीं किया गया तो फिर ये देश, समाज, आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर देगा। तो अभी हम आपके 5 सूत्रों पे आते हैं। तो इन्हें काबू में करने के लिए जो 5 सूत्रों की चर्चा मैं करता हूँ, उनमें से पहला सूत्र है उत्तम चरित्र की आवश्यकता। जब चपरासी, सिपाही और कुली बनने के लिए उत्तम चरित्र की आवश्यकता है तो फिर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, एमपी और एमएलए बनने के लिए उत्तम चरित्र की आवश्यकता क्यों नहीं। दूसरा सूत्र है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। जब क्लर्क, चपरासी, सिपाही बनने के लिए कुछ न कुछ न्यूनतम योग्यता रखी गई है तो फिर नेता बनने के लिए न्यूनतम शिक्षा की आवश्यकता क्यों नहीं। जैसे कम से कम एमएलए बनने के लिए 10 क्लास की आवश्यकता हो, एमपी बनने के लिए 12 क्लास की आवश्यकता हो और उससे ऊपर के सभी पदों के लिए यानी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम ग्रेजुएशन की आवश्यकता रखी जाए। तीसरा सूत्र है इनका आर्थिक लाभ खत्म करना। अभी वर्तमान व्यवस्था में क्या होता है कि इनको मनमाना वेतन, भत्ता, पेंशन और अन्य सुविधाएं मिलती। उसके लिए इन्हें करना क्या होता है, कोई काम नहीं करना है, सिर्फ एक एमएलए और एमपी साहब को अपने सदन में खड़ा होकर के एक प्रपोजल पेश करना होता है और बाकी सभी एमएलए, एमपी मेज थपथपाकर उसको पास कर देते हैं, यानी ध्वनि मत से पास करा देते हैं। बस इनका सब कुछ बढ़ जाता है इनकी मर्जी के अनुसार। इसे ठीक करने के लिए इनको प्रति व्यक्ति औसत आय से जोड़ना पड़ेगा। जैसे राज्यों के एमएलए, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों को उस राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय का 30 गुना, 35 गुना, 40 गुना और 45 गुना गुजारा भत्ता दिया जाए और केंद्र में एमपी के लिए देश के प्रति व्यक्ति आय का 30 गुना गुजारा भत्ता दिया जाए, केंद्रीय मंत्रियों को 35 गुना, प्रधानमंत्री को 40 गुना, स्पीकर को
40 गुना, उपराष्ट्रपति को 45 गुना और राष्ट्रपति को 50 गुना गुजारा भत्ता दिया जाए। जैसे ही मनमाने वेतन भत्ते, पेंशन और सुविधाओं को खत्म करके गुजारा भत्ता से रिप्लेस कर दिया जाएगा, ये बहुत बड़ा कदम होगा चोर, बेईमान, लुटेरे, देशद्रोही, समाजद्रोही लोगों को राजनीति में आने से रोकने के लिए। और यह प्रति व्यक्ति आय आधारित गुजारा भत्ता या सस्टेनेंस अलाउंस बहुत साइंटिफिक भी होगा। ये नेताओं के सामूहिक जिम्मेवारी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव परफॉर्मेंस को ही डिसाइड करेगा। जैसे प्राइवेट सेक्टर में जो जितना अच्छा परफॉर्म करता है उसे उतना अच्छा रिवार्ड मिलता है, उसी प्रकार से हमारे नेता, विपक्षी और सरकार वाले दोनों मिलकर जितना अच्छा काम करेंगे उतना अच्छा उनको रिवार्ड्स मिलेगा। जैसे अगर ये सारे मिलकर के मान लीजिए कि प्रति व्यक्ति आय 1000 रुपया प्रति माह बढ़ाते हैं, तो एमएलए साहब जो पायदान में सबसे नीचे हैं, उनका भी जो भत्ता है वो 30,000 रुपया प्रति माह बढ़ जाएगा। लेकिन ये नहीं होगा कि जनता आत्महत्या करते रहे, न शिक्षा की व्यवस्था हो, न अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, न लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, न लोगों के जान माल की सुरक्षा हो, न इज्जत की सुरक्षा हो, लेकिन ये मेज थपथपाएं और मनमाना पेंशन, भत्ता और सुविधाएं इनको मिलती रहे, उस पर रोक लग जाएगा। पहले अगर ये जनता का अपने अच्छे कामों के द्वारा जनता का आमदनी 1000 रुपया बढ़ाएंगे तो इनका आमदनी 30,000 से लेकर 50,000 बढ़ जाएगा। लेकिन जब तक जनता का आमदनी 1 रुपया नहीं बढ़ेगा तब तक इनका भी नहीं बढ़ेगा। इस प्रकार से ये इनको परफॉर्मेंस लिंक सिस्टम पे आना पड़ेगा। चौथा सूत्र है देश, समाज और व्यक्तियों के संपत्ति की सुरक्षा। अभी आप देखते होंगे कि एक छोटे से छोटे नेताजी के मन के विरुद्ध कोई बात हो जाए तो आप देखेंगे कि नेताजी और उसके समर्थक लोग देश और समाज में भारी उत्पात मचाकर व्यक्तियों, समाज और देश की संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाते। इन संपत्तियों का निर्माण व्यक्तियों के, समाज के खून पसीने की कमाई से होता है या टैक्स पेयर्स के खून पसीने के कमाई से होता है। इनकी सुरक्षा के लिए हमें जितना संपत्ति का नुकसान हो उसका 10 गुना भरपाई कराया जाए नेताओं और उनके समर्थकों से। 5वां सूत्र है शीघ्र न्याय और सार्वजनिक सजा। अभी आप देखते होंगे कोई नेताजी अगर कोई अपराध करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते और सुप्रीम कोर्ट से सजा होते होते 25 साल लग जाते। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इनको कुछ सालों की सजा देती है और उसे भी किसी न किसी बहाने से कुछ महीनों या कुछ सालों में ही माफ कर देती है। और इन 25 सालों में नेताजी दुनिया भर का ऐश मौज भोग लेते हैं, ऐश्वर्य इकट्ठा कर लेते हैं, 7 पीढ़ियों के लिए संपत्ति इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद इनको थोड़ा सा सजा होती है जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अपराध करने वालों। लोग भूल चुके होते हैं। उनमें से जिनके प्रति अपराध किया हुआ होता है उनमें से अधिकांश लोग स्वर्ग सिधार होते हैं, गए रहते हैं। इस प्रकार अपराध करने से के प्रति कोई डर नहीं होता है नेताओं। इसे ठीक करने के लिए नेता जो भी अपराध करते हैं 1 साल के अंदर उसका फैसला और कुछ न कुछ इनको सार्वजनिक रूप से दंड अवश्य मिलना चाहिए। अभी आपने देखा होगा किसी अफ्रीकी देश के वित्त मंत्री का एक वीडियो बहुत जोर शोर से वायरल हुआ जिसमें उस वित्त मंत्री जी ने घोटाला किया था अपने देश के अंदर। फिर उसका सिस्टम उस नेताजी को जनता के हवाले कर दिया। जनता ने उनकी अच्छे से मरम्मत की, पूरा कपड़ा फाड़ दिया, सिर्फ अंडर पैंट छोड़ के, और अच्छे से मरम्मत कर दिया। अगर इतना समाज इतना भारी सजा न देना चाहे फिर भी लेकिन कुछ न कुछ तो सजा सार्वजनिक रूप से देना। जैसे सभी विधानसभाओं और लोकसभाओं क्षेत्र में
एक प्रोमिनेंट जगह, चौक या चौराहा निर्धारित हो, वहां पे आकर नेताजी अपनी गुनाहों के लिए सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगे और कम से कम कान पकड़ के जनता के सामने उठक बैठक करें। इससे भावी नेताओं को अपराध के प्रति कुछ भय पैदा हो, जिससे अपराध पे रोक आए। अब आपका अगला प्रश्न होगा कि ये 5 सूत्र लागू करने के बाद राजनीति में आएगा कौन? आएंगे, बहुत लोग आएंगे। अभी भी हमारे देश में लाखों ऐसे लोग हैं जो अपना दाल रोटी खाकर अपने पैसे से देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में एक पर एक शिक्षा कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, रोजगार सृजन कार्यक्रम चला रहे हैं, वह भी बिना किसी सरकारी सहायता के, बिना किसी सरकारी लोक लालच के। किंतु ऐसे लोगों को कोई पूछता नहीं है, क्योंकि समाज में नेताओं की जो शानो शौकत है उसके सामने इन भारत माता के सुपुत्रों को कोई पूछता नहीं है, न इनकी कोई आम लोगों तक पहुंच होती। किंतु जैसे ही बेईमान, चोर, लुटेरे, निकम्मे और देशद्रोही लोग राजनीति में आना बंद कर देंगे, फिर इन भारत माता के निस्वार्थी सपूतों को मौका मिलेगा, जिससे ये राजनीति में आकर देश, समाज और लोगों की समस्याओं को हल करते हुए देश को समृद्ध और शक्तिशाली बनाकर फिर से विश्व गुरु के कुर्सी पे बिठाएंगे। अगला प्रश्न होगा, क्या हमारे जानने वाले लोग हमेशा पूछते हैं हमसे कि भाई इतना मुश्किल काम होगा कैसे? उनको मैं जवाब देता हूं, देशवासियों, आपसे भी विनम्र निवेदन कर रहा हूं, कोई भी अच्छा और बड़ा काम कठिन होता है। जब भारत परतंत्र था तो किसी को लगता नहीं हुआ कि ये भारत स्वतंत्र हो सकता है। उनके विरुद्ध जिनके राज्य में सूर्यास्त नहीं होता है, यानी पूरे पृथ्वी के 3 हिस्से पे अंग्रेजों का राज्य था, फिर भी उन अंग्रेजों से मुक्ति हो सकी। भले ही इसमें 90 साल लग गए, 1857 से 1947, किंतु मुक्ति हुई। अब गोरे अंग्रेज गए तो अब हमें काले अंग्रेज लूट रहे हैं, और ये गोरे अंग्रेजी से भी ज्यादा हमें लूट रहे हैं। उस जमाने में सोशल मीडिया का कोई रोल नहीं था। अभी सोशल मीडिया जनता के हाथ में एक इतना बड़ा सशक्त हथियार है, जिसके द्वारा हम बहुत कुछ सकारात्मक परिवर्तन संसार में ला सकते। इस कठिन काम को 2 चरणों में अवश्य पूरा किया जाता है। प्रथम चरण में सोशल मीडिया के उपयोग द्वारा भारत के जन जन तक इस विचार को पहुंचाया जाए कि भाई इन चोर, बेईमान, लुटेरे, लोभी, लालची, निकम्मे और देशद्रोही नेताओं से मुक्ति संभव है और भारत माता के सपूतों को राजनीति में आने का मौका दिया जा सकता है। अतः समग्र देशवासियों से, भारतवासियों से, भारत के सुपुत्रों से, राष्ट्रवादियों से और सोशल मीडिया में प्रतिष्ठित एक पर एक महारथियों से मेरा हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि प्रथम चरण में इसे जन जन तक पहुंचाने में मदद करें और द्वितीय चरण में शांतिपूर्ण धरना, प्रदर्शन और घेराव द्वारा इसे लागू करवाने के बारे में विचार करें और सब मिलकर आगे बढ़ें, ताकि इन लोभी, लालची, बेईमान, लुटेरे, निकम्मे और देशद्रोही नेताओं से मुक्ति पाकर हम अपने आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और खुशहाल रख सकें, साथ ही देश को समृद्ध, शक्तिशाली बनाकर विश्व गुरु के कुर्सी पे फिर से बैठा सकें। धन्यवाद। जय भारत।